हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज डेट है 19 जुलाई 2023 और चलिए आज का हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर इन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, स्मॉल स्टेट्स में और लार्ज स्टेट्स में। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री एक्सपेंडिचर होता है, इलेक्शंस का एक्सपेंडिचर जो होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है स्मॉल स्टेट के लिए और लार्ज स्टेट के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, जो बीटी कॉटन है वो कौन सी ईयर में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे वीडियोस के एंड में। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मैप बेस्ड, विच ऑफ द सिटी इज द ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो हमारे इंडिया में सबसे ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, यहाँ पे इन्होंने कोलिशन किया हुआ है। और रिसेंटली हमें ये न्यूज़ देखने को मिली कि 3 नेशनल पार्टीज के जो स्टेटस था वो विड्रू हो गया, जिनमें से तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। और साथ ही साथ में आप नेशनल पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का सिंबल स्टेटस दिया गया। तो करंटली इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं। आप ये जरूर रिमेंबर रखिएगा कि कौन कौन सी ये नेशनल पार्टीज हैं। 6 नेशनल पार्टीज है हमारी करंटली। तो देखिए, कुछ बेनिफिट्स थे जो अब इन पार्टीज को नहीं मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं जो अब नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक, सबसे पहले जो है एक रिकॉग्नाइज्ड एक पर्टिकुलर सिंबल जो है उसको ऑल ओवर इंडिया अलॉट हो जाता है और उस सिंबल को कोई और यूज नहीं करता। जैसे कि आईएनसी का सिंबल है, बीजेपी का सिंबल है, तो ऐसे ही नेशनल पार्टी जो बनेगी उसको एक सिंबल दिया जाएगा। सेकंड जो है, उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रपोजर ही चाहिए होता है नॉमिनेशन फाइल करने को, लाइक कोई हैजल फ्री नॉमिनेशन होती है उसका। और तीसरा ये है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जनरल इलेक्शन के टाइम्स। 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स वो रोल होते हैं जिसमें आपके एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट होती है। फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि जो नेशनल पार्टीज होती है उनको गवर्नमेंट लैंड मिलती है पार्टी ऑफिस बनाने के लिए। फिफ्थ बेनिफिट है कि जो नेशनल पार्टी है उसको 40 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को या नॉन नेशनल पार्टीज को सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर ही मिलते हैं। और जो स्टार कैंपेनर का एक्सपेंडिचर होता है वो आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता है। सिक्स्थ बेनिफिट है नेशनल पार्टी का, इनको ज्यादा टाइम मिलता है, मीडिया पे कवरेज ज्यादा अच्छी मिल पाती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं इनके नेशनल पार्टीज के। तो कुछ क्राइटेरिया भी होता है नेशनल पार्टी। ठीक है, नेशनल पार्टी का जो स्टेटस होता है वो इलेक्शन कमीशन देती है और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्व करती है। उसी के बाद जो है इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देती है। तो अकॉर्डिंग टू ईसीआई पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है या तो फिर एक उसके कैंडिडेट्स जो हैं 6% जो है वोट ले लेते हैं मिनिमम 4 स्टेट से या ज्यादा स्टेट से, और उसके पास 4 एमपीज हैं लोकसभा में। जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और जो थर्ड कंडीशन है ये इसके साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन है 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। तो ये कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशंस को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है तो वो नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है अचीव कर लेती है। तो नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेंडिचर भी होता ही है जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। उसी के फ्रेम में ही हमें एक्सपेंडिचर स्पेंड करना पड़ता है। तो अंडर सेक्शन 77 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हर एक कैंडिडेट को सेपरेट अकाउंट रखना पड़ता है अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर का फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और ये एक्सपेंडिचर जो है वो सबमिट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को 30 दिनों के अंदर, इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद। सेकंड न्यूज जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश के रुद्रगिरी एरिया में जो है केव्स, 5 रॉक शेल्टर केव्स मिली हैं जहाँ पे फ्यूजन ऑफ आर्ट देखने को मिला है। फ्यूजन ऑफ आर्ट मतलब 2 डिफरेंट टाइम स्केल से यहाँ पे हमें आर्ट वर्क देखने को मिला है। तो यहाँ पे आर्ट वर्क क्या देखने को मिला है, रॉक पेंटिंग्स मिली है हमें, और 2 डिफरेंट टाइम पीरियड से ये बिलोंग करती है, प्रातीय टाइम पीरियड से और एक प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कोई हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है हिस्ट्री का। लाइक अभी मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ बिकॉज आई नो हाउ टू राइट, आई हैव पेन एंड पेपर, बट वो पार्ट हिस्ट्री का जहाँ पे ह्यूमन डजंट नो हाउ टू राइट, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, पेन नहीं है लिखने के लिए, दैट इज अ प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस चीज को हम साइंटिफिक तरीके से ही लाइक कार्बन डेटिंग की मदद से ही इन चीज को रिवील कर पाते हैं। ठीक है, और स्पेकुलेशन कर पाते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो ये चीज मिली है यहाँ पे। ये जो पेंटिंग्स है रामायण के, रामायण जो एपिक है हमारी उसके सीन को डिपिक्ट करते हैं।
और जो ककातिया की बात की थी कि ककातिया जो डायनेस्टी थी ये हमारी रूल करती थी तेलंगाना स्टेट में। ये अपने इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के सिस्टम के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा बूस्ट आया था एग्रीकल्चर में। प्री हिस्टोरिक की बात करें तो प्री हिस्टोरिक जनरली वो पेंटिंग्स होती हैं जो कि रॉक पे की जाती थी और इनको पेट्रोग्लिफ्स बोला जाता था। जो फर्स्ट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो हमें मिली है इंडिया में वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिली है और ये डिस्कवर की थी वीएस वकनकर ने। 3 टाइप की मेजर फेसेस रहे हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड कैलियोलिथिक। और जो अभी की पेंटिंग हमें रिसेंटली आंध्र प्रदेश में मिली है वो मेसोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। तो चलिए एडिटोरियल देख लेते हैं। एडिटोरियल देखिए, इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ओल्ड रिलेशनशिप है और हाल ही में इंडिया और फ्रांस काफ़ी चर्चा में रहे हैं बिकॉज रिसेंटली जो डील हुई है, डिफेंस डील हुई है। लेकिन यहाँ पे राइटर्स ये कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम डिफेंस डील देयर इज लॉट मोर इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो यहाँ पे बताया है कि कैसे इंडिया और फ्रांस जो है एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को रिस्पेक्ट करने के 3 पिलर हैं। सबसे पहला है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स, नॉन अलाइनमेंट एंड नॉन फोर्सिंग ईच अदर इन वन मिलिट्री अलायंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो उस समय जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर चिराग इंडिया इनवाइटेड थे और इन्होंने अपनी विजिट जो है कैंसिल नहीं की थी। और अभी की देखें तो यूरोपियन यूनियन ने जो है बिल पास किया हुआ था जिसमें मणिपुर वायलेंस को क्रिटिसाइज किया गया था। तो उसके ऊपर भी फ्रांस ने, जब प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस में विजिट किया उसके ऊपर भी कोई इन्होंने पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दी और कोई इसके बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में ये ज़्यादा नॉन इंटरफेयर नहीं करते हैं। सेकंड, नॉन अलाइनमेंट, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जो फ्रांस है अपना खुद को नॉन लाइन रखता है और फ्रांस ये कहता है कि यूरोप कैन नॉट बी वेसल स्टेट टू यूएस ऑन इट्स चाइना पॉलिसी। तो चाइना से रिलेटेड भी जो भी इंडो पैसिफिक में मूवमेंट्स होती हैं उसमें भी जो है नॉन अलाइन रहता है फ्रांस। और यहाँ पे यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी फ्रांस ने जो है जो टिपिकल वेस्ट का मूवमेंट है उससे थोड़ा हट के जो है असिस्टेंस और एड को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है, रिफ्यूजल टू पुल अदर इनटू इट्स ओन कोलिजन एंड अलायंसेस। नाटो में नाटो प्लस की बात की गई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और इवन इंडिया को लेने की बात की गई थी। लेकिन फ्रांस ने इसको अनइम्पॉर्टेंट बताया और कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अटलांटिक ट्रांस एटलांटिक नेशंस में हमारे इंडो पैसिफिक के नेशंस को इन्वॉल्व करना इज नॉट अ गुड आइडिया। और इंडिया ने भी कहा है कि नाटो इज नॉट अ टेम्पलेट दैट अप्लाई टू इंडिया। जहाँ तक कि इंडो पैसिफिक की बात है तो इंडो फ्रांस का एक अलग ही रोड मैप है, इसके लिए अलग व्यू है इसके रिगार्डिंग। और ये अपने एक दूसरे के साथ मिलिट्री, रीजनल मिलिट्री कोलिशन को ब्लेंड नहीं करना चाहते और एक ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं। तो ये इस एडिटोरियल में बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये एक दूसरे की और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास गोज टू ब्रिटिश कॉलोनियल इरा। देखिए, जिन नेशंस का ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से ताल्लुक है वो सभी नेशंस कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये बात किया गया है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है बहुत ही एक्सपेंडिचर यूज होता है, इसमें बहुत ही पैसा लगता है। तो अभी तक 22 कॉमनवेल्थ गेम के एडिशन हो चुके हैं और 22 में से 18 कॉमनवेल्थ गेम्स के एडिशन सिर्फ 5 ही कंट्रीज में हुए हैं, जो कि 1930 से स्टार्ट हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ्रीकन नेशंस का कोई भी जो है कंट्री इस गेम को होस्ट नहीं कर पाया है क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। जो ये गेम्स होती है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट होती है इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ता है, रोड्स अपग्रेड करने पड़ते हैं, एयरपोर्ट्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो ये माना जाता है कि टेम्परेरीली जो है इकोनॉमी में बूम आएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस करना इसका काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसके डेप्ट्स ज़्यादा रह जाते हैं, इकोनॉमिक्स क्राइसिस का इश्यूज रहता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जीएम क्रॉप से रिलेटेड है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है वो नॉर्मल क्रॉप से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप में क्या होता है कि जो क्रॉप का डीएनए है उसको ऑल्टर किया जाता है। ऑल्टर करने से जो नॉर्मल बिहेवियर होता है क्रॉप का वो चेंज हो जाता है। सो जीएम मस्टर्ड क्रॉप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, इट कैन विथस्टैंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ प्लांट किलर एंड हर्बिसाइड ग्लूकोस्नेट। जो आपकी जीएम क्रॉप होगी उस पर आप हर्बिसाइड्स यूज करेंगे तो उससे वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो टॉलरेट करेगा इससे। ठीक है, तो फार्मर्स क्या है, स्प्रे कर सकते हैं हर्बिसाइड्स को और प्लांट्स को किल कर सकते हैं एक्सेप्ट मस्टर्ड्स। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं
बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, फार्मर्स, कंज्यूमर ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और फूड सेफ है या नहीं है। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप और फूड की सेफ्टी से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट में केस है, और यहाँ पे अर्लियर भी इसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो चुकी है। इससे रिलेटेड 2 स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी 2013 में। तो इनके व्यू देखते हैं। ठीक है, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर बनाई थी 2012 में, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर बनाई थी 2017 में। तो उन्होंने एक सम्मत कहा था कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड को रेगुलेट करने का, उसमें वो वीक है, और किसी भी जीएम फूड क्रॉप को रिलीज करने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट जांच की जानी चाहिए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी, और स्पेशली स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर ने ये कहा था असेसमेंट इसकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और इसके लॉन्ग टर्म रिस्क एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को जानना जरूरी है। अब जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की बात करें तो इन्होंने ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया और इन्होंने कहा था इट्स कंप्लीटली अनसूटेबल इन द इंडियन कंटेक्स्ट एंड वार्नड ऑफ सीरियस हार्म टू एनवायरमेंट, रूरल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जीएम क्रॉप के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन होते हैं। कुछ कहते हैं कि जीएम फूड क्रॉप जो है वो काफ़ी चीप होंगे, बिकॉज जब जीएम क्रॉप हम यूज़ करेंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई साइड जब ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी जो प्राइस है वो कम होंगे। इसमें हम न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं हम जीएम क्रॉप के, बट डिसएडवांटेज इसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती हैं। ये चीज़ें हैं इसमें देखने लायक। देखिए, जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड है उसको अप्रेजल जो है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी देती है। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है एनवायरमेंटल एक्ट के 1986 के अंडर फ्रेम हुई है। 2010 में इसको रीनेम किया गया था। इसलिए फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर, और ये सब रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है। ठीक है, जो डिप्थेरिया की वैक्सीन है, वो वैक्सीनेशन रेट है, इम्यूनाइजेशन रेट है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, वो इंडिया में जो है 93% है, 2023 में पहुंच चुका है। और साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड सभी रीजन में से काफ़ी आगे चल रहा है इस केस में। इसकी कवरेज 82% से 92% हो चुकी है, और रीजन हैज़ द बेस्ट इम्यूनाइजेशन। देखिए, जो ये डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस है, ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जो कि इन्फेक्ट करती हैं हमारे चाइल्ड को। इस देखिए, डिप्थेरिया में क्या होता है कि थ्रोट के बैक साइड पे जो है थिक लेयरिंग हो जाती है मेम्ब्रेन की, हमारे मसल्स की, जिससे क्या होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट फेलियर के इशू रहते हैं, और इवन डेथ के भी चांसेस रहते हैं। टेटनस की अगर हम बात करते हैं तो टेटनस में जो है इसको लॉकजॉ भी कहा जाता है, और इसमें मसल्स की टाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है। पेशेंट होता है वो अपनी माउथ को ओपन नहीं कर पाता है, उसको स्वेलिंग में बहुत परेशानी होती है। बट जो टेटनस होता है वो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। पर्ट्यूसिस की बात करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और स्टार्टिंग में ये खांसी जुकाम की तरह होता है, और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। तो देखिए, जो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस है, इसमें जो टेटनस है वो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, और डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस जो है ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, खांसने से, छींकने से और टचिंग से। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। जो क्वेश्चंस थे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए, उनको हम अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इनका। तो देखिए, मैक्सिमम लिमिट जो है एक्सपेंडिचर की पार्लियामेंट इलेक्शन में वो 75 लाख जो है स्मॉल स्टेट के लिए है, 95 लाख जो है बिग स्टेट्स के लिए है। 2002 में जो है बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल जो है वो नागालैंड की कोहिमा है। ये इम्फाल से और ईटानगर से आगे है। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा है। साथ साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद हो। थैंक यू वेरी मच।